ड्रामे की स्टार्टिंग में हम टैंग को देखते हैं जो अकेली एक खाली रोड पर चल रही थी और बहुत ज़्यादा नशे की हालत में होती है। तभी उसको एक कार नज़र आती है और वो उसमें जाकर बैठ जाती है, जिसके अंदर सुमियो बैठा होता है और वो उसको बोलती है, मुझे बचा लीजिए, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। जिस पर सुमियो बोलता है, तुम कौन हो, जल्दी से मेरी कार से नीचे उतर जाओ। लेकिन टैंग इतनी ज़्यादा नशे की हालत में होती है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो उसके शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर टैंग को होश आता है और वो अपने आप को किसी अनजान शख्स के पास देखती है और अपने आप से पूछती है, मैं एक अजनबी के साथ कैसे सो सकती हूँ। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर जाती है जहाँ उसको चोट लगी हुई थी और वो उसको बैंडेज लगाने लगती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर उसकी मॉम अपनी बेटी से बोलती है, तुम मेरी सबसे अच्छी बेटी हो और वो टैंग एकदम बेकार और घटिया है। मैंने उसके ड्राइवर से कहा था कि वह उसको कहीं ऐसी जगह पर छोड़ दे जहाँ से वो दोबारा घर पर ना आ सके और शायद रास्ते में कोई ऐसा मिल जाए जो उसके साथ खिलवाड़ करे। जिस पर उसकी बेटी हाना बोलती है, जब उसको पता चलेगा ये सब आपने उसके साथ किया है तो वह इतनी कमज़ोर है कि ये सब सहन नहीं कर पाएगी। और ये सब बातें टैंग भी सुन रही थी और सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी मॉम मेरे साथ ऐसा कर सकती है। क्या ये इसीलिए है कि मैं उनकी बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हूँ? ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सोमियो को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसको होश आ जाता है और उसके पास उसका मैनेजर भी होता है और वो होश में आते ही सबसे पहले उस लड़की के बारे में अपने मैनेजर को पता करने के लिए बोलता है, मैं कुछ भी नहीं जानता, कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढकर मेरे पास ले आओ। जिस पर उसका मैनेजर बोलता है, आप चिंता मत करो, वो लड़की कहीं भी भागकर नहीं जा सकती। सुमियो सोचता है, मैं अपने फैमिली का हेड हूँ और कोई अनजान लड़की मेरे साथ छेड़छाड़ करके चली गई, ये मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगा। इसके बाद उसका मैनेजर आकर उसको बताता है, हमने उस लड़की के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा कर ली है। उस लड़की का नाम टैंग है और वो एक साधारण से परिवार में पली बड़ी है, लेकिन वास्तव में उसकी असली पहचान जाओ जिया है और वो उस परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। क्यों ना हम अभी जाओ हाउस चलकर उस लड़की को ढूंढ कर लाते हैं। जिस पर सुमियो कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इसके बाद हम टैंग को फ्लाइट में देखते हैं जहाँ पर वह सोच रही थी, अब मैं तुम सबसे बहुत दूर चली जाऊँगी जहाँ पर तुम मुझ तक नहीं पहुँच सकते। तभी एयर होस्टेस सभी पैसेंजर को बोलती है, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपने सेल फोन ऑफ कर दीजिए, फ़्लाइट अपनी उड़ान भरने वाली है। इसके बाद हम सुमियो को एयरपोर्ट पर देखते हैं जहाँ पर उसका मैनेजर आकर बोलता है, हमें उस लड़की के बारे में पता चल गया है, वो अभी एक फ़्लाइट से चांग जाने वाली है। जिस पर सुमियो बोलता है, जल्दी वहाँ के लिए दूसरी फ़्लाइट तैयार करवाओ। इसके बाद हम टैंग को फ़्लाइट में देखते हैं। तभी अचानक प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है। एयर होस्टेस बोलती है, जल्दी से अपने मास्क लगा लीजिए, हम एक इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले हैं। लेकिन प्लेन क्रैश हो जाता है। इसके बाद हम सुमियो को देखते हैं जो अपनी फ़्लाइट के लिए जा रहा होता है। तभी उसका मैनेजर उसको बोलता है, अभी अभी एक न्यूज़ आई है जिसमें मिस टैंग जाने वाली थी, वह फ़्लाइट क्रैश हो गई है, मुझे लगता है वो लड़की भी नहीं बची होगी। जिस पर सुमियो बोलता है, जब तक मैं उसकी डेड बॉडी नहीं देख लेता मैं ये बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जल्दी से जाकर जो पैसेंजर्स मरे हैं उनकी जाँच करो। इसके बाद हम टैंग को एक अनजान गांव में नदी के किनारे पर देखते हैं जहां एक लेडी उसको होश में लाने की कोशिश करती है और वो लेडी उस गांव की छोटी सी डॉक्टर होती है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर टैंग अपने 2 बच्चों के साथ खेल रही होती है और वे भागकर उस लेडी के पास आ जाते हैं। वो लेडी उन बच्चों से बोलती है, ग्रैंडमा आज तुम्हें बग्स पकड़ने के लिए लेकर जाएगी। जिस पर टैंग का बेटा बोलता है, आप देख सकती हैं मैं एक लड़का हूँ और मेरी बहन एक लड़की है और वो उन बग्स से डर जाती है, आपको उसे कुछ और सिखाना चाहिए। जिस पर टैंग की बेटी बोलती है, तुम देख सकते हो मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं ग्रैंडमा का उनको पकड़ने में पूरा साथ दूंगी। जिनको देखकर टैंग उस लेडी से बोलती है, आप इनको देख सकती हैं, ये अभी से बॉस बनने के लिए लड़ रहे हैं। जिस पर वह लेडी बोलती है, तुम्हारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और वे तुम पर गए हैं। जिस पर टैंग कहती है, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, ये सब आपके चर्च की वजह से है। तभी वहाँ पर चर्च का पादरी आ जाता है और वह टैंग से बोलता है, दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारे टैलेंट को जान पाते हैं, अपने आप को कभी कम मत समझना। और वे उन दोनों बच्चों को अपने साथ खिलाने के लिए ले जाते हैं। इसके बाद वह लेडी टैंग को बोलती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ।
जिसे देखकर टैंग चौंक जाती है और बोलती है, क्या उन्हें इस गांव के बारे में पता चल गया? जिस पर वह लेडी बोलती है, यह मैसेज मुझे कुछ ही देर पहले मिला है और मैंने तुम्हारे सारे सुराग मिटा दिए हैं। उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जिस पर टैंग बोलती है, 5 साल हो गए हैं और वे मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? जिस पर वह लेडी बोलती है, हमें उनकी शक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और कुछ सालों से आपकी तलाश पूरी दुनिया में की जा रही है। जिस पर टैंग बोलती है, अब मैं और भाग नहीं सकती और ना ही छुप सकती हूँ। जिस पर वह लेडी बोलती है, तो फिर तुम कहाँ पर जाना चाहती हो? जिस पर टैंग बोलती है, जो सबसे डेंजरस प्लेस है वही मेरे लिए सेफ प्लेस है। मैं अपनी कैपिटल वापस जाना चाहती हूँ और उनके नाक के नीचे ही रहूँगी और उनको पता भी नहीं चलेगा। जिस पर वह लेडी बोलती है, तुम्हारी कैपिटल में मेरा एक फ्लैट है और तुम वहाँ पर जाकर रह सकती हो और इनमें से एक बच्चे को मेरे पास छोड़ सकती हो। इसके बाद हम टैंग और उसके बेटे को अपनी कैपिटल में वापस देखते हैं और वह अपने बेटे से बोलती है, अगले महीने तुम्हारी बहन तुम्हारे पास आ जाएगी और तुमको याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था, किसी को भी अपनी बहन के बारे में मत बताना। जिस पर उसका बेटा बोलता है, आपने कहा है नहीं बताना, तो मैं अपनी बहन के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। ये एक हम दोनों का टॉप सीक्रेट है। और वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सुमियो भी आ जाता है और जब टैंग उसके साइड से निकलती है, वह सोचता है, ये मुझे क्यों जानी पहचानी लग रही है। इसके बाद हम टैंग और उसके बेटे को उस लेडी के बताए हुए फ्लैट में देखते हैं, जहाँ पर वह अपने बेटे से पूछती है, क्या यह तुम्हें अच्छा लगा? जिस पर उसका बेटा बोलता है, यह दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन चारों तरफ धूल से गंदा है, लेकिन हम दोनों मिलकर इसको साफ कर देंगे। इसके बाद हमें सुमियो दिखाया जाता है, जो अपने मैनेजर से बोलता है, जिसको आज मैंने एयरपोर्ट पर देखा, मुझे ऐसा लगता है वह नहीं मरी और वापस आ गई है और उसके साथ एक लड़का भी था। जिस पर उसका मैनेजर बोलता है, क्या आप चाहते हैं मैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लाकर आपको दूं? जिस पर सुमियो बोलता है, लेकिन उनको ज़्यादा परेशान मत करना। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वह मैनेजर सुमियो को टैंग के लड़के की फ़ोटो लाकर देता है और कहता है, ये बिल्कुल आपके जैसा लग रहा है, मुझे लगता है आपका खून इसके अंदर दौड़ रहा है। इसके बाद हम सुमियो को उनके घर के बाहर देखते हैं, जहां पर वह अपने लड़के को देख रहा था और वह लड़का भी उसको देख लेता है और अपने मन में सोचता है, क्या ये अंकल मेरी मॉम के लिए अच्छे पार्टनर हो सकते हैं? और उसके लिए छाता लेकर उसके पास जाता है और जब वह भाग रहा था, अचानक से गिर जाता है और सुमियो उसको संभालता है और कहता है, क्या ये अम्ब्रेला तुम मेरे लिए लाए हो? जिस पर वह लड़का बोलता है, क्या आप बारिश से छुपने के लिए मेरे घर पर आना चाहोगे? सुमियो हाँ कर देता है और वह लड़का उसको अपने घर पर लेकर जाता है, जिसे टैंग देखकर चौंक जाती है और अपने हाथ से गर्म पानी का बोल अपने हाथ पर ही डाल लेती है, जिसे देखकर सुमियो कहता है, तुमको हॉस्पिटल जाना चाहिए। जिस पर टैंग बोलती है, वह मैं थी जिसने तुमको दुख पहुंचाया था, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकते हो। लेकिन सुमियो उसकी कुछ भी नहीं सुनता और उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप कर देता है और बोलता है, तुम्हारी इंजरी कुछ ही दिनों में हील हो जाएगी, बस आपको अपने हाथ पर दबाव नहीं डालना है। टैंग अपने बेटे को बोलती है, मुझे तुम्हारे अंकल से कुछ बात करनी है, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? डॉक्टर और वह लड़का रूम से बाहर चले जाते हैं। टैंग सुमियो से कहती है, 5 साल पहले जो भी हुआ उस टाइम मैं नशे की हालत में थी, क्या आप उसको भूल सकते हैं? और मैं उसकी भरपाई भी करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर सुमियो उसे पूछता है, क्या वो लड़का मेरा बेटा है? टैंग उसको उसके बेटे के बारे में बता देती है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और एक सेंसिबल पर्सन भी। जिस पर सुमियो कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें 5 साल से ढूंढ रहा हूँ और जिस भी इंसान ने मुझे परेशान किया है वो इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रहा है। जिस पर टैंग बोलती है, मुझे पता नहीं है मैं आपसे कैसे माफ़ी मांगूं, पर मैं चाहती हूँ आप मुझे और मेरे बच्चे को माफ़ कर दें। इसके बाद सुमियो बाहर आकर अपने बेटे से मिलता है और उसको कहता है, चलो हम बाहर डिनर करने चलते हैं। जिस पर वो लड़का बोलता है, मैं अपनी मॉम के साथ रहना चाहता हूँ और उनका ख्याल रखना चाहता हूँ। जिस पर सुमियो कहता है, तुम्हें अपनी मॉम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर, उनका ख्याल रख सकते हैं और अब से तुम मुझे अंकल हटाकर डैड बोल सकते हो। जिसे सुनकर बच्चा चौंक जाता है और भागकर अपनी मॉम के पास जाकर पूछता है, अंकल मुझे खुद को डैड बुलाने के लिए कह रहे हैं। जिस पर टैंग उसे बता देती है वो अंकल तुम्हारे डैड हैं। जिस पर वो लड़का बोलता है, क्या आप उनसे शादी करके उनको मेरा डैड बनाना चाहती हो? जिस पर टैंग उसे मना कर देती है।
सुमियो भी अंदर आ जाता है और उस बच्चे को बोलता है, मैं तुम्हारा डैड हूँ और यही सच्चाई है। इसके बाद हम सुमियो को उसके घर पर देखते हैं और वह अपने मैनेजर से कह रहा था, मैं उन दोनों को घर पर लाना चाहता हूँ और तुम जल्दी से बटलर को बुलाकर लाओ। मैंने जो को बुलाकर ले आता है। सुमियो उसे बोलता है, मैं अपने बेटे को घर पर लाना चाहता हूँ और तुम जल्दी से उसके लिए एक रूम तैयार करवा दो। जिसे सुनकर वह थोड़ा सा चुप हो जाता है और सुमियो से बोलता है, क्या सच में आपने कहा आपका बेटा क्या हमारे सच में लिटिल मास्टर आने वाले हैं? जिस पर सुमियो कहता है, हाँ सच में तुम सबके लिटिल मास्टर आने वाले हैं और वो बिल्कुल मेरे जैसा है। जिस पर वह खुश हो जाता है और कहता है, मैंने बहुत टाइम से इस घर में बच्चे की आवाज़ नहीं सुनी है। ये बहुत ही अच्छी बात है। आप जैसा कहते हैं मैं सभी तैयारियां करवा देता हूँ। उसका मैनेजर बोलता है, उसने सिर्फ एक लड़के को जन्म दिया है, आपने उसके साथ शादी भी नहीं की है और आप उसको कैसे घर में लेकर आ सकते हैं? जिस पर सुमियो कहता है, तुम बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो सब एक एक्सीडेंट था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर सुमियो उन दोनों को आकर बताता है, कल तुम डिस्चार्ज हो जाओगे और तुम सीधा मेरे घर पर चलोगे। मैंने तुम्हारे रूम की साफ़ सफाई करवा दी है और अब से तुम मेरे साथ रहोगे। और वहाँ पर खड़ा डॉक्टर उन सब की बातें सुन रहा था। वो सोचता है, क्या मिस्टर सुमियो सच में इस लेडी और बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहते हैं? क्या ये लेडी फ्यूचर में जाकर एमओ फैमिली की यंग लेडी बनेंगी? इसके बाद सुमियो उन दोनों को अपने घर पर लेकर आ जाता है जहाँ पर सभी नौकर और मेड उनका वेलकम करते हैं और वो उन दोनों को अपने बटलर और असिस्टेंट से मिलवाता है। इसके बाद वो उन दोनों को उनके रूम दिखाता है और टैंग से बोलता है, ऊपर वाला मास्टर बेडरूम मेरा है, तुम वहाँ भी रह सकती हो। जिस पर टैंग सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये मुझको चिढ़ा रहा है। तभी उसका लड़का बोलता है, वो रूम में देखना चाहता हूँ और सुमियो उसको अपने साथ लेकर जाता है और बॉस बच्चे को अपने घर का टूर कराता है। जिसे देखकर वो बच्चा बोलता है, मैं आपसे सेटिस्फाइड हो गया हूँ, मेरी मॉम अब यहाँ पर रह सकती हैं। इसके बाद भी सभी एक साथ लंच करते हैं। तभी उसका बटलर उनकी फ़ोटो खींच लेता है और फैमिली ग्रुप पर डाल देता है, जिसे सुमियो देख लेता है और उसके सभी फैमिली मेम्बर ये देखकर उसे मैसेज करने लग जाते हैं, तुमने हमको बताया भी नहीं तुमने शादी कर ली। जिसे देखकर टैंग बोलती है, क्या तुम्हें कोई ज़रूरी काम है? जिस पर सुमियो कहता है, अगले हफ्ते यूरोप से मॉम डैड तुम दोनों को देखने आ रहे हैं। जिसे सुनकर टैंग थोड़ी परेशान हो जाती है और वो सोचती है, एमओ फैमिली चाइना की सबसे बड़ी फैमिली है। अगर उन्होंने हमको घर से निकाल दिया, इससे पहले वे ऐसा करें, मुझे कोई रास्ता कहना गलत नहीं है। इस तरह की औरतें मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं और इनके बच्चे भी घटिया होते हैं। आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए और इनको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। यह सुनकर टैंग को गुस्सा आ जाता है और वह आकर शीशी को एक ज़ोरदार चांटा मारती है। यह देखकर उसकी मॉम को भी गुस्सा आ जाता है और वह टैंग को मारने के लिए जाती है, लेकिन टैंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे पीछे धकेल देती है और वह सुमियो से कहती है, तुम्हारी मेड पागल हो गई है और ये मेरी बेटी को चांटा कैसे मार सकती है? जिस पर उसका असिस्टेंट उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिस पर शीशी की मॉम बोलती है, आपको तो हमारी मदद करनी चाहिए और आप हमको ही यहाँ से जाने को बोल रहे हैं। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, हमने आपको यहाँ पर इनवाइट नहीं किया था, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तभी सुमियो कहता है, मैं तुम दोनों को एक बात कहता हूँ, यह लेडी और वह बच्चा मेरा है और तुम यहाँ से जा सकती हो। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम सुमियो और टैंग को देखते हैं जहाँ पर वह उससे कहता है, तुमने उस लेडी को छांटा कैसे मारा और अब सबको पता चल गया है कि मेरे घर में एक लेडी और एक बच्चा रहता है। तुम्हें पता है इन सब से मुझे कितना असर हो रहा है। जिस पर टैंग कहती है, अगर आपको मेरी वजह से परेशानी आ रही है, मैं अभी के अभी यहाँ से जा सकती हूँ और आपकी लाइफ से कंप्लीट डिसअपीयर हो जाऊँगी। जिस पर सुमियो कहता है, मैं अब 29 साल का हो गया हूँ और इस समय मेरी शादी हो जानी चाहिए और एक बच्चा भी, और अब से तुम मेरी हो और वो लड़का मेरा बेटा। जिस पर टैंग कहती है, क्या तुम मुझको प्रपोज कर रहे हो? और वह उसे हाँ बोलता है। जिस पर टैंग कहती है, लेकिन हम तो बहुत दूर हैं, और क्या आप सच में ऐसी औरत के साथ शादी करना चाहते हैं जिसका एक बच्चा है? जिस पर सुमियो कहता है, मुझे अच्छे से याद है, तुमने उस समय जब तुम मेरी कार में थी, तुमने कहा था इन सब के जिम्मेदार तुम हो। जिस पर टैंग कहती है, मैं एक बार अपने बेटे का ओपिनियन लेना चाहती हूँ। इसके बाद हम सुमियो को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वह अपने असिस्टेंट और मैनेजर से बोलता है,
मैं अपनी वेडिंग की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों को देता हूँ, क्या तुम इसको संभाल लोगे? जिस पर उसका मैनेजर कहता है, क्या आपने उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया है? लेकिन पूरे चाइना में जो आपके साथ शादी कर सके ऐसी कोई लड़की पहले नहीं थी। जिस पर सुमियो कहता है, हाँ ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन जब मैंने उसको पहचाना और उसके बारे में जाना, अब मेरी सोच बदल गई है। क्या तुम दोनों समझ गए? इसके बाद हम टैंग को उस महिला से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर टैंग उसे बताती है उसने मुझको प्रपोज कर दिया है और वह मुझसे शादी करना चाहता है। जिस पर वह महिला बोलती है, यह सुनने में बहुत अजीब है। 5 साल पहले तो वह तुमको मारने के लिए ढूंढ रहा था और अब वह तुमसे शादी करना चाहता है, और उसकी फैमिली चाइना की सबसे बड़ी फैमिली है। मुझे नहीं लगता वे इतने अच्छे इंसान होंगे। जिस पर टैंग कहती है, ये सब मैं जानती हूँ, लेकिन जो मैंने सोचा था रिजल्ट उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, और वह मेरे बेटे के साथ भी ईमानदार है, और मैंने अभी तक उसको अपनी बेटी के बारे में भी नहीं बताया है, और मुझे अभी तक ऐसा मौका ही नहीं मिला। जिस पर वह महिला कहती है, मैं बस तुम्हें केयरफुल रहने के लिए कह रही हूँ, और अगले हफ्ते मैं तुम्हारी बेटी को लेकर आ जाऊँगी, और यह बात तुम मुझे पहले से ही बता कर रखना। इसके बाद हम टैंग को देखते हैं, जिसे से एक लड़की टकरा जाती है। वह उसको देखकर चौंक जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम सच में जिंदा हो? लेकिन तुम तो मर गई थी। जिस पर टैंग बोलती है, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? मैं तुम्हारे सामने एक इंसान के शरीर में खड़ी हूँ। जिस पर वह लड़की उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? जिस पर टैंग कहती है, मैं जब चाहूँ यहाँ पर आ सकती हूँ। अगर तुम मेरे सामने फिर दोबारा आई तो मैं तुम्हारे चेहरे का हुलिया बिगाड़ दूंगी। और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। जिस पर वह लड़की कहती है, अगर तुम जाओ फैमिली में दोबारा आई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इसके बाद टैंग अपने बेटे को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए आती है और उसको बोलती है, तुम अंदर जाकर मन लगाकर पढ़ाई करना और बहुत सारा नॉलेज हासिल करना और अच्छे दोस्त बनाना, और यह तुम्हारी हर विश पूरी करेगा। जिस पर वह बच्चा बोलता है, क्या यहाँ के टीचर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा की तरह अच्छे हैं? यह सुनकर सुमियो टैंग से पूछता है, ये दोनों कौन हैं? जिस पर टैंग उसको कहती है, जब मैं कुछ समय के लिए विलेज में रही थी, वहाँ पर वे मेरे दोस्त बन गए थे और उन्होंने मेरा और मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखा था। जिस पर सुमियो अपने बेटे से बोलता है, यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर्स और मैम हैं जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। और टैंग उसको अंदर लेकर जाती है। वहाँ पर एक टीचर उसको देखकर बोलती है, तुम दिखने में भले ही सुंदर हो, लेकिन तुम ओनर की एक मिस्ट्रेस हो और ये उनकी एक नाजायज़ औलाद है। और वह टैंग के पास आकर बोलती है, मैं मास्टर की कज़न हूँ और अब से मैं आपका और आपके बेटे का ख्याल रखूँगी। और उससे पूछती है, क्या आपका बेटा पहले कभी किंडरगार्टन गया है? जिस पर वह बच्चा बोलता है, मुझे वह टीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वह एक अच्छी इंसान भी नहीं है। जिस पर टैंग बोलती है, मैं जानती हूँ वह टीचर आपकी कज़न है, लेकिन मैंने भी बचपन से बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं और मैं नहीं चाहती कि वही सब चीज़ें मेरे बच्चे के साथ भी हों। सुमियो कहता है, मैंने सुना है तुमको हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग बहुत अच्छे से आती हैं। जिस पर टैंग बोलती है, जब हम विलेज में रहा करते थे तो वहाँ के बच्चे ये सब करते थे और वे पानी में खेलने जाते थे, और इसके ग्रैंडपा ने इसे हॉर्स राइडिंग सिखाई थी जब ये पहाड़ों से हर्ब्स लेने जाया करते थे। जिस पर सुमियो कहता है, तो फिर यह सब तुमको भी अच्छे से आता होगा। जिस पर टैंग कहती है, आता है लेकिन बहुत थोड़ा सा। तभी बच्चा सोचता है, क्या मैं डैड को बता सकता हूँ कि मॉम ने ग्रैंडमा की एक टाइगर को मारने में भी मदद की थी? सुमियो बोलता है, अब से तुम किंडरगार्टन जाओगे क्योंकि मैंने तुम्हारे उस टीचर को बदल दिया है और एक दूसरा टीचर तुम्हें पढ़ाएगा। इसके बाद हम उस टीचर को देखते हैं जिसे पता चल गया था कि उसे अब स्कूल से निकाल दिया गया है, और वह कहती है, क्या यह सब ओनर ने किया है? और सोचती है, मुझे नहीं लगा था उस लेडी में इतनी बात है कि मास्टर खुद मुझे निकाल देंगे। इसके बाद हम टैंग को देखते हैं जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है। तभी उसे शीशी, उसकी मॉम और उसके डैड उसे देख रहे होते हैं और बोलते हैं, क्या यह वही टैंग है? इसे देखो, ये एकदम अलग ही इंसान लग रही है। जिस पर शीशी कहती है, मुझे जल्दी से सुमियो से एंगेजमेंट करनी होगी, वरना यह मेरी पहचान चुराकर उस घर में चली जाएगी और वहाँ की यंग लेडी बन जाएगी। जिस पर उसकी मॉम उससे पूछती है, क्या तुम जानती हो इसकी शादी किसके साथ हुई है? जिस पर शीशी कहती है, शायद मैं नहीं जानती, और यह साधारण सी मछली इतनी ज़्यादा कैसे बदल सकती है? और आपको याद है, इसने हमसे कहा था कि यह हमसे बदला लेना चाहती है, और मुझे चिंता हो रही है अगर इसने जांग को ढूंढ लिया तो उसे पता चल जाएगा कि टैंग वापस आ गई है। जिस पर उसकी मॉम बोलती है, ये सब तुम्हें संभालना होगा, ये दोनों आपस में न मिलें। इसके बाद हम सुमियो को देखते हैं
जो टैंग को हॉर्स फार्म में लेकर आता है और उसे राइडिंग करने के लिए बोलता है, जिस पर टैंग उसे कहती है, पहले मुझे अपने कपड़े बदलने होंगे। इसके बाद वह अंदर जाती है और जाओ से टकरा जाती है। जाओ उसे देखकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम जैसी को तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और वह उसे कहती है, ज़रा तुम अपने काम से काम रख सकती हो? क्या तुम्हें मुझसे टकराने का शौक है? और अपने कपड़े बदलने के लिए कमरे में चली जाती है और वह एक आदमी के पास जाकर कुछ पैसे देती है और उसे कुछ करने के लिए कहती है, जिस पर वह बाद में बोलता है उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह मिस जाओ को डरा सके। इसके बाद टैंग हॉर्स राइडिंग के लिए आ जाती है और वह आदमी उसे कहता है, एक बार तुम इस घोड़े पर बैठ जाओ, फिर तुम जिंदगी में भी इस पर नहीं बैठ पाओगी। इसके बाद टैंग उस घोड़े को अच्छे से संभाल लेती है और जाओ उस आदमी से कहती है, मैंने जो तुमसे कहा था वह हॉर्स कर क्यों नहीं रहा है? जिस पर वह आदमी कहता है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। तभी वहाँ पर जांग आकर जाओ से कहता है, क्या तुम भी ऐसा कर सकती हो जैसा वह कर रही है? जिस पर जाओ कहती है, मुझे लगता है वह एक्सपर्ट है। तभी वहाँ पर टैंग आ जाती है और एक मुक्का हॉर्स को मारती है, जिससे वह उछल जाता है और जाओ नीचे गिर जाती है। और टैंग उसको बोलती है, अगर आइंदा तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। और मैंने तुम्हारी बातें भी सुन ली थीं जब तुम मुझे घर से बाहर निकालने की बातें कर रहे थे। यह सुनकर जांग कहता है, जो यह बोल रही है क्या यह सच है? जिस पर वह उसे कहती है, तुम इस बेवकूफ़ की बात पर ध्यान मत दो, यह कुछ भी बोल रही है। जिस पर टांग कहती है, मुझे लगता है तुम तब तक नहीं बोलोगी जब तक तुम कॉफिन नहीं देख लेती। और तभी वह उनकी रिकॉर्डिंग उसके सामने दिखा देती है जब वे सब मिलकर उसको बाहर निकालने की बातें कर रहे थे और उससे पूछती है, अब बताओ तुम इस पर क्या कहना चाहती हो? इसे सुनकर जांग को गुस्सा आ जाता है और वह उसे कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इस तरह की इंसान निकलोगी। अब बस तुम डिवोर्स का इंतज़ार करो। और उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जाओ अपने घर पर आती है। इसे देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? जिस पर वह उसे सब कुछ बता देती है और कहती है, जांग को सब पता चल गया है कि टंग जाओ फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है। जिस पर उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी हम उसे संभाल लेंगे। जिस पर जाओ कहती है, लेकिन वह मेरी कोई भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा और उसने मुझसे कहा है कि वह जल्दी ही ब्रेकअप कर लेगा। इसके बाद हम टैंग को ड्राइव करते हुए देखते हैं, जहां पर जाओ के डैड उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैंग भी पीछे नहीं हटती और वह भी अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है। इसके बाद दोनों की कार आपस में टकरा जाती है, लेकिन टैंग को कुछ नहीं होता और वह उसके साइड में अपनी कार लाकर कहती है, लगता है तुम्हें और तुम्हारी कार को रिपेयरिंग की ज़रूरत है, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद हम जाओ की मॉम को देखते हैं, जो टैंग के बेटे को स्कूल से लेने के लिए आती है और वह उसे कहती है, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ, क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नहीं बताया? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। लेकिन वह बच्चा अपनी टीचर को मना कर देता है, मैं इनको नहीं जानता, यह ज़रूर बच्चों को किडनैप करने वाली आंटी होगी, आप पुलिस को कॉल कर दीजिए। जिस पर टीचर पुलिस को कॉल कर देती है और वहाँ पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। तभी वहाँ टैंग भी आ जाती है और वह बच्चा उसे बताता है, यह औरत मुझे लेने आई है और मुझे मेरी ग्रैंड मदर बोल रही है, क्या यह कोई ट्रिक कर रही है? जिस पर उसकी टीचर बोलती है, आपका बेटा बहुत ही स्मार्ट है और हमने भी पुलिस को कॉल कर दिया। जिस पर टैंग टीचर को थैंक यू बोलती है। इसके बाद हम जाओ की मॉम को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर वह अपनी बेटी को कॉल करके बोलती है, मुझे उस टैंग बेवकूफ़ ने पुलिस से अरेस्ट करवा दिया है, क्या तुम यहाँ पर आ सकती हो? जिस पर वह कहती है, लेकिन डैड भी अभी इमरजेंसी रूम में एडमिट हैं, मैं अभी नहीं आ सकती। जिस पर वह उससे पूछती है, तुम्हारे फादर को क्या हुआ? क्या उसने ही तुम्हारे फादर के साथ कुछ किया है? जिस पर उसकी बेटी कहती है, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ आपको बाहर निकालने के लिए, पहले मुझे डैड की देखभाल करनी है। इसके बाद हम सुमियो को देखते हैं, जो टैंक के पास आकर पूछता है, मैंने सुना है तुम्हारी कार को किसी ने टक्कर मारने की कोशिश की थी, क्या तुम ठीक हो? जिस पर टैंक कहती है, बस कार को थोड़ी सी स्क्रैच आई है, मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। जिस पर वह कहता है, मुझे कार की चिंता नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ, अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो सबसे पहले तुम मुझे बता सकती हो। तुम 5 साल पहले बहुत ज़्यादा बोल्ड थीं, लेकिन अब एकदम शांत रहती हो। जिस पर टैंक कहती है, वह 5 साल पुरानी बात है, अब मैं बदल चुकी हूँ। इसके बाद हम टैंक के असली मॉम डैड और उसके भाई को देखते हैं, जो 5 साल पहले हुए हादसे के बारे में सोच रहे थे,
जहाँ पर टैंग सोचती है, रुअन फैमिली अब मुझे अपना नहीं सकती और मुझे उम्मीद है मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक बार मुझे उनके खिलाफ सबूत मिल जाएं तो मैं उनका असली चेहरा सबके सामने दिखा सकती हूँ। लेकिन वह अपने मॉम डैड की बातें सुन लेती है। वे कहते हैं वह याया जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती और उसे तो हमारे परिवार में भी नहीं रहना चाहिए। उसकी पर्सनैलिटी, उसका पढ़ने का तरीका, सब कुछ अलग है। जांग से शादी केवल याया ही कर सकती है। तभी उसका भाई आ जाता है और वह टैंग से कहता है, क्या तुम यहाँ पर हमारी बातें सुन रही थी? जिससे उसके मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उसका भाई बोलता है, मैंने सुना है कि यह रात भी बहुत लेट आई थी। मुझे लगता है किसी के साथ घूम रही थी। जिस पर उसकी मॉम बोलती हैं, जाओ, फैमिली को तुम्हारे जैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ वे बात कर रहे थे कि अब टैंग मर चुकी है और हमने भी बहुत कुछ सहन कर लिया है। ये रुअन फैमिली नफरत करने के लायक है। इस पर उसके डैड बोलते हैं, अगर याया की पर्सनैलिटी अपने पेरेंट्स के जैसी है तो जाओ फैमिली उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके बाद हम जांग को देखते हैं, जो अपनी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए अपने डैड से बात करता है और कहता है, मैं सिर्फ जाओ फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर से ही शादी करूँगा। इस पर उसके डैड बोलते हैं, लेकिन वह तो मर चुकी है। पर वह उसे बता देता है, वह जिंदा है और मैंने उसे अभी देखा है। वह थोड़ी गुस्से वाली है और वह इसी कैपिटल में रह रही है। इसके बाद हम जांग को ग्रुप का प्रेसिडेंट देखते हैं, जो कहता है, क्या मैं आपको मिस जाओ बुला सकता हूँ? आफ्टर ऑल आप जाओ फैमिली की रियल डॉटर हो। लेकिन वह उसे अपने आप को टैंग कहने के लिए बोलती है। वह उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वह उसे इनकार कर देती है। इसके बाद हम सुमियो को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट उसे बताता है, मिस्टर जांग ने जाओ की रियल डॉटर को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और जांग फैमिली और जाओ फैमिली अब एंगेजमेंट करना चाहते हैं। यह सुनकर सुमियो को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, उसमें बहुत हिम्मत आ गई है, अब कोई भी मेरी हिम्मत को छोटी चीज़ समझ रहा है। इसके बाद हम टैंग को देखते हैं, जिसे सुमियो प्रपोज कर रहा था, लेकिन टैंग उसे कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी एक बेटी है जो अभी गांव में रह रही है क्योंकि उसे थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। ये सुनकर सुमियो कहता है, क्या मेरी भी एक बेटी है? ये तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वह बीमार है? जिस पर टैंग कहती है, बीमार का मतलब वह नहीं है, वह बीमारियों पर स्टडी कर रही है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम हमें ढूंढकर हमारे साथ कुछ करोगे, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे को साथ लेकर आई थी। इस पर सुमियो कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जिस पर टैंग कहती है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें उसका भी ओपिनियन लेना होगा। इसके बाद उसकी बेटी भी उसके पास आ जाती है और वह उससे मिलकर बहुत खुश होता है और उसे बताता है, मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम मेरी लिटिल प्रिंसेस हो। जिस पर वह बच्ची पूछती है, मुझे लेने मेरी मॉम और मेरा भाई क्यों नहीं आया? जिस पर वह कहता है, तुम्हारी मॉम तुम्हारे भाई को स्कूल छोड़ने के लिए गई है, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। और उसे अपने साथ घर पर लेकर आता है और सबसे मिलवाता है। इसके बाद वह घर पर आती है और उस लेडी से मिलकर बहुत खुश होती है। वह उस लेडी से पूछती है, क्या यहाँ पर तुम्हें कोई बुली तो नहीं कर रहा? जिस पर वह बच्चा बोलता है, डैड ने हमसे कहा है अब कोई भी हमें बुली नहीं करेगा। इसके बाद हम सुमियो और टैंग को देखते हैं, जो दोनों बच्चों को सुला रहे होते हैं। सुमियो कहता है, मैंने सोच लिया है, मैं अपनी बेटी का ओपिनियन कैसे ले सकता हूँ। मैं उसे कल एक डिनर पार्टी दूंगा और जो यह मुझसे मांगेगी वह उसे लाकर दूंगा। इसके बाद यह मुझे इजाज़त दे देगी। इसके बाद सुमियो सभी को डिनर के लिए बाहर लेकर जाता है, जहाँ पर टैंग का भाई उसे देख लेता है और सोचता है, क्या ये सच में ज़िंदा है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? और इसके 2 बच्चे भी हैं। वह आकर टैंग से मिलता है और उससे पूछता है, मैंने जो वीडियोस इंटरनेट पर देखे क्या वह सच में हैं? जिस पर टैंग कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम इसको सच मानो या नहीं, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जिस पर उसका भाई बोलता है, तो मुझसे गलती हुई है, तुम्हारी मॉम और मुझे इसका पछतावा है और मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। जिस पर टैंग कहती है, बहाने बनाना बंद करो, क्या मेरा कोई तुम्हारी फैमिली के साथ खून का रिश्ता है और अब वह मेरा घर नहीं है? जिस पर वह उससे उसके 5 साल के बारे में पूछता है, तुमने वे साल कैसे गुजारे और तुम कहाँ पर थी? और हमने जो भी तुम्हारे साथ किया वह हमें नहीं करना चाहिए था। जिस पर टैंग बोलती है,
जब तुम्हें उसकी आइडेंटिटी का पता चला तो तुमने मेरे खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिया, लेकिन अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है और अब तुम मुझे यूजलेस नहीं देखते हो, और जब तक मैं जाओ और रुअन फैमिली को एक्सपोज नहीं कर देती, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। और वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टैंग घर पर आ जाती है और सुमियो उसको अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलवाता है, और वे दोनों उन बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनको अपने पास बुलाते हैं और उन दोनों को गिफ्ट देते हैं। इसके बाद हम शिशी और उसकी टीचर को देखते हैं जो सुमियो की बात कर रही थी, कैसे उसके साथ एंगेजमेंट की जाए और उसकी फैमिली में घुसा जाए, लेकिन टैंग की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रही थी और उसके बारे में बुराइयां कर रही थी। इसके बाद सुमियो के फैमिली मेंबर उन बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर बोलते हैं, हम भी इन बच्चों के साथ स्कूल जाना चाहते हैं और इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इस पर सुमियो कहता है, आप इस उम्र में ये सब नहीं कर सकते, लेकिन टीचर उनको आने की परमिशन दे देती है। इस पर सुमियो सबसे कहता है, इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम सबकी होगी, इनका ख्याल रखना। इसके बाद हम उन सभी को घर पर देखते हैं। तभी वहाँ पर जांग फैमिली का हेड आता है और सुमियो के लिए शादी का प्रपोजल लेकर आता है और कहता है, अगर आप हमारे परिवार में शादी कर लेंगी तो इसमें आपका भी फ़ायदा होगा और हम दोनों फैमिली चाइना की सबसे बड़ी फैमिली बन जाएंगे। इसके बाद वह उन दो बच्चों के बारे में बात करने लग जाता है। किसी को भी नहीं पता है कि ये बच्चे किसके हैं और आप इसको अपने घर में रख रहे हैं। इसे सुनकर टैंग को गुस्सा आ रहा था और वह उसकी तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन सुमियो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उस ओल्ड मैन को बोल देता है, हम किसी भी बाहर वाले का इंटरफियर नहीं सहन करेंगे। इस पर वह ओल्ड मैन उसको लालच देने लग जाता है, अगर तुम हमारी फैमिली में शादी कर लोगी तो हम इन बच्चों को भी अपने बच्चे समझकर अपने साथ रख लेंगे। इस पर सुमियो कहता है, ये ज़रूर आपके दोस्त होंगे, लेकिन मैं समझ नहीं रहा कि ये यहाँ पर ऐसी बकवास बातें करने क्यों आए हैं। पर यह सब वे बच्चे भी देख रहे थे। वह लड़की चुपचाप एक मकड़ी को उस ओल्ड मैन की तरफ छोड़ देती है, जिसे देखकर ओल्ड मैन गिर जाता है और उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तभी वहाँ पर शिशी भी आती है उसे देखने के लिए और वह सुमियो से पूछती है, यह सब कैसे हो गया और यह कैसे गिर गए। जिस पर वह कहता है, क्योंकि हम इनका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए और मैं फिर कभी आऊँगा, ऐसा बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टैंग अपने बच्चों को डांटती है और कहती है, ये सब उन्होंने ओल्ड मैन के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन सुमियो के ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर टैंग को कहते हैं, यह गलती उस ओल्ड मैन की है, तुम इन बच्चों को क्यों डांट रही हो। और वे उन बच्चों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद टैंग सुमियो को बताती है, यह सब गलती बच्चों की थी, मुझे माफ़ कर देना। जिस पर वह कहता है, तुम उन बच्चों को दोष मत दो, अगर ओल्ड मैन ज़्यादा बोल जाता तो मैं उसका चेहरा वहीं बिगाड़ देता। इसे सुनकर टैंग खुश हो जाती है। इसके बाद जाओ हॉस्पिटल में अपने मॉम डैड के पास आती है और बोलती है, जांग अब मुझसे शादी नहीं करने वाला। जिस पर उसकी मॉम कहती है, लेकिन वह तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता था। जिस पर वह कहती है, उसे पता चल गया है जाओ फैमिली की असली डॉटर कौन है और यह सब उसकी टैंग की गलती है, अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर उसकी मॉम बोलती है, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी, जाओ फैमिली की आइडेंटिटी सिर्फ तुम्हारी है। उसके डैड बोलते हैं, मुझे उसे मार देना चाहिए था, लेकिन मैं मार नहीं पाया। इसके बाद वे दोनों टैंग की रेप्यूटेशन ख़राब करने के लिए सुमियो के घर पर आते हैं और वहाँ पर तमाशा शुरू कर देते हैं। हमने जिस बेटी को 19 साल तक पाला, अब वह हमसे मिलाना नहीं चाहती और उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, अब हम कहाँ पर जाएंगे। तभी वहाँ पर मीडिया भी आ जाती है और वह सबको बताने लग जाती है कि कैसे एक बेटी अपने मॉम डैड के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। तभी वहाँ पर सुमियो के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर आ जाते हैं और वे दोनों उन्हें देखकर जल्दी से उनके पास आकर बोलते हैं, हमारी बेटी जानबूझकर आपकी फैमिली में है जिससे वह आपकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा ले। वह एक धोखेबाज है जो आप सभी को धोखा दे रही है। इसे सुनकर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वे उनको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वह टैंग को मारने की प्लानिंग बना रहे थे। और तभी सुमियो की ग्रैंडमदर उनको धमकाना शुरू कर देती है, तुम उसके कैसे मॉम डैड हो सकते हो जो उसे कार से मारना चाहते थे और जो उसके बेटे का किडनैप करना चाहते थे। और तभी वे पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाती है और यह सब ड्रामा दूर से टैंग भी देख रही थी और कहती है, जिस फैमिली के साथ मैं 19 साल तक रही वह मुझे 5 साल पहले मारना चाहते थे। फाइनली बुराई को उनका इनाम मिल गया है।
सुमियो उसे बोलता है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी हमारे बच्चे को कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद हम शिशी और टीचर को देखते हैं जिनका प्लान फेल हो गया था और वे टैंक को कोस रही थीं, लेकिन उनका इससे भी पेट नहीं भरता और वे फिर से एक नया प्लान डिस्कस करने लग जाती हैं। इसके बाद हम शिशी और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कैसे वे सुमियो से अपनी इंसल्ट का बदला ले सकते हैं, जिस पर शिशी कहती है, कुछ ही दिनों में मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन होने वाले हैं और मैं वहां पर उस पोजीशन को हासिल करके सुमियो की सबके सामने बेइज्जती करूंगी, जिस पर उसके ग्रैंडफादर खुश हो जाते हैं और उसको कहते हैं, मेरा फुल सपोर्ट तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। इसके बाद हम इलेक्शन सेरेमनी देखते हैं जहां पर टैंग और सुमियो भी होते हैं। तभी शिशी सुमियो को मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन के हेड से मिलवाती है, जिसे देखकर वो आदमी सुमियो की इंसल्ट करने की कोशिश करता है। तभी टैंग उसको कहती है, मुझे पता है तुम कैसी मेडिसिन मार्केट में सेल करते हो, लेकिन तुम मेडिसिन के अलावा ड्रग्स भी सेल करते हो और पॉइजन भी सप्लाई करते हो, और मुझे तुम्हारा वो वाला सीक्रेट भी पता है। जिसे सुनकर शिशी ऑर्गेनाइजेशन के हेड से कहती है, ये आपकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर रही है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। तभी वो उसको शांत रहने के लिए बोलता है, इस बात को जाने दो, हम फिर कभी देख लेंगे, अभी इलेक्शन पर ध्यान दो। इसके बाद सुमियो टैंग को ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के एम्बेसडर से मिलवाता है, जिसे देखकर टैंग बहुत खुश होती है और उनको बोलती है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं आपके मेथड को भी सब जगह इस्तेमाल करती हूँ। आज आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और इसके बाद इलेक्शन सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन का हेड अपनी मेडिसिन रिप्रेजेंट करता है और सबको कहता है, मेरे पास ऐसी मेडिसिन है जो मरे हुए इंसानों को ज़िंदा कर सकती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सब लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद वो कहता है, अगर आपको यकीन नहीं आता मैं आपको यहीं पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। तभी उसके कुछ आदमी वो एक्सपेरिमेंट लेकर आते हैं जिसके अंदर 2 माउस होते हैं। वो कहता है, इनमें से एक ज़िंदा है और दूसरा मरा हुआ है और मैं आप सभी के सामने इस मरे हुए माउस को ज़िंदा करके दिखाऊंगा। इसके बाद वो स्क्रीन पर उनके ग्राफ दिखाता है, जहाँ पर जो माउस उसे ज़िंदा था उसके ग्राफ चलते हैं और जो मरा हुआ माउस था उसके नहीं चलते। इसके बाद हम टैंग के बच्चों को देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से अपनी मॉम और डैड के बारे में पूछते हैं, जिस पर वे दोनों उसको बताते हैं। आज एक सेरेमनी है जहाँ पर वे दोनों गए हैं, लेकिन वे बच्चे उनके पास जाने की ज़िद करते हैं, तो वे दोनों उन बच्चों को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वो बच्ची वहाँ लगे बोर्ड को देख लेती है और उसको याद आ जाता है, उनकी ग्रैंडमा ली ने बताया था इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड एक ट्रेटर है, करो प्लीज़, इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेगी और ये जेल से बाहर नहीं आएगा। वहाँ मौजूद सभी लोग फिर से ताली बजाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वे दोनों बच्चों के साथ अम्यूज़मेंट पार्क में आ जाते हैं और सुमियो बच्ची से पूछता है, क्या तुम चाहती हो तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे पास रहें? अगर मैं तुम्हारी मॉम के साथ शादी कर लूँ तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। जिस पर वो बच्ची कहती है, क्या मुझे भी आपके साथ शादी करनी पड़ेगी? जिस पर सुमियो कहता है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, और कहता है, आपकी शादी तो एक प्रिंस के साथ होगी डैड, वो प्रिंस नहीं है, और जब तुम बड़ी हो जाओगी वो प्रिंस खुद तुमको लेने आएगा। जिस पर वह बच्ची कहती है, क्या वो प्रिंस मुझे बहुत सारा खाना खिलाएगा और अम्यूज़मेंट पार्क में लेकर आएगा? जिस पर वो कहता है, जो तुम कहोगी वो सब करेगा। इसके बाद वे चारों मिलकर अम्यूज़मेंट पार्क में खूब एंजॉय करते हैं और खुश होते हैं और इसके बाद में घर पर आ जाते हैं जहाँ पर बच्चे थक कर सो जाते हैं और उनके सोने के बाद उनके मॉम डैड एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह जब सुमियो और टैंग ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं तभी उसकी ग्रैंडमा बोलती है, क्या तुम दोनों हमसे कोई बात छुपा रहे हो? हमें हमारी पोती ने सब कुछ बता दिया है। जिस पर टैंग बोलती है, हम आपसे ऐसा कुछ भी नहीं छुपा रहे। जिस पर उसकी ग्रैंडमा कहती है, मुझे पता चल गया है, अब तुम दोनों शादी कर रहे हो और हमें अब बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। इसके बाद वे दोनों शादी की तैयारियां करने चले जाते हैं। इसके बाद हम शिशी और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं जहां पर वे बात कर रहे थे। मैंने सुना है टैंग और सुमियो की शादी हो रही है और अब तुमको भी किसी को ढूंढ लेना चाहिए। जिस पर शिशी बोलाती है, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। जिस पर उसके ग्रैंडफादर भी बोलते हैं, और मैं कहाँ तुम्हें तैयार दिख रहा हूँ, मुझे लगता है तुमको मिस्टर नैंड से शादी कर लेनी चाहिए, वे भी बहुत हेल्थी फैमिली से हैं। जिस पर शिशी कहती है, लेकिन उनकी उम्र तो 50 साल से भी ऊपर हो गई है, मैं कैसे उनसे शादी कर सकती हूँ? और मैंने सुना है आजकल तो उनकी हेल्थ भी ख़राब चल रही है। क्या उनकी फैमिली सुमियो से बड़ी है? मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोई इतना अमीर लड़का देखें जितना सुमियो है। जिस पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ और वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा एडमायर है।
अगर तुम नैंड फैमिली में शादी कर लोगी तो उनकी पावर और वेल्थ सब कुछ तुम्हारे पास होगी और तुम में वह काबिलियत है। मुझे यकीन है तुम ये कर लोगी, पर मैंने सुना है एक डॉक्टर ने उनकी हेल्थ ठीक कर दी है और अब वे मुझसे भी ज़्यादा यंग दिखते हैं। इसके बाद हम टैंग और सुमियो को देखते हैं जिसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वे उससे कहती हैं, मैं तुम्हारी मॉम बोल रही हूँ और तुम मिसेस जाओ हमारी बायोलॉजिकल डॉटर हो और मैंने तुम्हारे फादर से डिस्कस किया है, हम तुम्हें देखना चाहते हैं। क्या तुम आ सकती हो जब तुम फ्री हो? जिस पर टैंग कहती है, मिसेस जाओ मुझे नहीं लगता मेरा इस नाम से कोई लेना देना है और मैं पहले ही अपने भाई से इन सब के बारे में बता चुकी हूँ। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और न ही कोई फ्यूचर में। जिस पर उसकी मॉम कहती है, मैं जानती हूँ तुम हमसे गुस्सा हो और मैंने सुना है तुम शादी कर रही हो और तुम्हारे 2 बच्चे हैं, हम उनको देखना चाहते हैं, क्या हम आ सकते हैं? तभी सुमियो टैंग से फ़ोन ले लेता है और उनसे आने के लिए बोलता है, जिससे वे दोनों खुश हो जाते हैं और उनसे एड्रेस मांगते हैं। इसके बाद हम टैंग के मॉम डैड को सुमियो के घर पर देखते हैं, जहाँ पर यूजे कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा चाइना की सबसे बड़ी फैमिली का हेड मेरा सन इन लॉ बनने वाला है। सच में मैं लकी हूँ। टैंग का भाई कहता है, वे बच्चे कहाँ पर हैं? मुझे उनको देखना है। जिस पर सुमियो कहता है, वे मास्टर लिन से मिलाने गए हैं क्योंकि वे उनकी बच्चों की सेवियर हैं। थैंक यू मॉम डैड उन बच्चों की फ़ोटो देखने लगते हैं और देखकर खुश होते हैं। अब हम ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। फुसुमियो से कहता है, हमने टैंग के साथ बहुत गलत किया है। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप हमारी तरफ से उसे कुछ अच्छे वर्ड्स बोल सकते हैं। लीलिंग उन बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स लाती हैं और वो उन सबको टेबल पर रख देती हैं। जिस पर सुमियो कहता है, मुझे गिफ्ट लेने के लिए मना किया गया है और बेहतर होगा आप इनको वापस ले लें। जिस पर यूजे बोलते हैं, जब तुम हमारी बेटी के साथ शादी कर लोगे फिर हम फैमिली बन जाएंगे और यह सब तो आगे भी चलता रहेगा। जिस पर सुमियो कहता है, मुझे नहीं लगता आप वेडिंग को अटेंड कर सकते हो। जिस पर लिलिंग कहती है, यह कैसे हो सकता है? क्या हम अपनी बेटी की शादी में नहीं आ सकते? क्या हम बाहर वाले हैं? जिस पर सुमियो कहता है, वो तुम्हारे लिए 5 साल पहले ही मर चुकी है और आगे की लाइफ तो उसने मैंने दी है और वो चाहती है उसकी लाइफ का कंट्रोल उसी के पास हो। जिस पर फू कहता है, क्या यह सच में टैंग के वर्ड्स हैं? जिस पर सुमियो कहता है, बिल्कुल ये उसी के वर्ड्स हैं और जैसे कि आप लोगों ने उसे कभी अपनी फैमिली का पार्ट नहीं माना, इसी वजह से उसने तुम लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया है। जिस पर लाइलिंग गुस्से में कहती है, हम उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। अगर टैंग हमारे साथ ऐसा करना चाहती है तो हमारे यहाँ पर रुकने का अब कोई मतलब नहीं है। और वह उठकर वहाँ से चली जाती हैं और उसके पीछे यूजे और फू भी वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम टैंग और उसके बच्चों को देखते हैं जो मास्टर लिन के साथ होते हैं। जिस पर बच्ची कहती है, मास्टर लिन की कुकिंग सबसे बेस्ट है। जिस पर लिन कहती है, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम और खा सकती हो। जिस पर उसका बेटा कहता है, मैंने तुमको कितनी बार कहा है थोड़ा कम खाया करो वरना तुम फ्यूचर में मोटी हो जाओगी। जिस पर उसकी बेटी कहती है, और मैंने भी तुमसे काफ़ी बार बोला है मेरे पास डाइजेस्टिव टैबलेट है, मैं मोटी नहीं होंगी। लिन कहती है, मैंने सुना है आज तुम्हारी फैमिली तुमसे मिलने के लिए आ रही है। क्या अब उनकी इतनी हिम्मत हो गई है वो तुम्हारे सामने आ सकते हैं? वो तुम्हारे पेरेंट्स बनने के भी लायक नहीं हैं। जिस पर टैंग कहती है, अगर मैं सुमियो से शादी नहीं करती तो वह मुझे पहचानने से भी इनकार कर देते। जिस पर लिन कहती है, अगर तुम पास्ट के बारे में सोचोगी तो पास्ट तुम्हें और डाउन कर देगा। अब तुम्हारे आगे बढ़ने का टाइम है। इसके बाद हम टैंग की फैमिली को देखते हैं जहां पर लिलिंग कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था टैंग हमारे साथ ऐसा करेगी, हम उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। जिस पर उसका बेटा फू कहता है, मैंने आज की सिचुएशन महसूस की है, टैंग ने अपना मन बना लिया है और वो हमको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। मैं भी उसे वापस लाना चाहता हूँ और मुझे उसका बहुत पछतावा है, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। जिस पर उसके डैड कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी यही सोचता हूँ। और जाओ जो इस फैमिली की डॉटर बन रही है, उसकी शादी भी जांग से टूट गई है। ये हमारी फैमिली के लिए शर्मनाक बात है। हमारी फैमिली की सबसे बड़ी बेटी की शादी चाइना के सबसे बड़ी फैमिली में हो रही है और हम उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन उसकी शादी क्या हम एक नॉर्मल गेस्ट की तरह अटेंड करेंगे? इससे हमारी रेप्यूटेशन का क्या होगा और फिर हम इस कैपिटल पर अपने पैर कैसे जमा पाएंगे? इसके बाद हम टैंग और सुमियो को देखते हैं जो डिस्कस कर रहे थे हमारी वेडिंग में कौन आएगा और कौन नहीं। जिस पर सुमियो कहता है, क्या तुम सच में जाओ फैमिली के किसी भी मेंबर को हमारी शादी में आने नहीं दोगी? लेकिन जो भी हो वे तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। जिस पर टैंग कहती है,
वैसे मुझ में इंटरेस्ट देखते हैं। मेरी फीलिंग नहीं तो मैं यह कैसे मान लूँ कि मैं उनसे रिलेटेड हूँ। अब वो मेरी फैमिली नहीं है। जिस पर सुमियो कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और मैं भी अब से उसी को देखूंगा जिसे तुम देखना चाहती हो। जिस पर टैंग कहती है, मुझे बहुत खुशी है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। इसके बाद हम शिशी और मिस्टर नैंड की एंगेजमेंट को देखते हैं, जहां पर शिशी के ग्रैंडफादर सबका वेलकम करते हैं और अपनी पोती को बुलाते हैं जो मिस्टर नैंड के साथ आती हैं, जिन्हें देखकर वहां खड़े सभी लोग बात कर रहे थे। मैंने सुना था मिस्टर नैंड बहुत बीमार हैं, लेकिन किसी डॉक्टर ने उनकी जान बचा ली। शायद उनकी मेडिसिन में कोई मैजिक हो। जिस पर एक लड़की कहती है, तुम उन्हें देख सकते हो, उनकी बीमारी ठीक होने के बाद में कितने यंग हो गए हैं। लगता है उसे जादूगर डॉक्टर ने अपना जादू मिस्टर नैंड पर चला दिया। शिशी टैंग और सुमियो को देखकर कहती है, एक बार मेरी शादी मिस्टर नैंड के साथ हो जाने दो, फिर मैं तुमसे अपना हिसाब बराबर करूंगी। तभी मिस्टर नैंड अपनी एक स्पीच देते हैं जिसमें वो कहते हैं, मुझे लगा था मेरी लाइफ अब एंड हो जाएगी, लेकिन एक मिरेकल डॉक्टर ने मुझे जीवन दान दे दिया है और भगवान ने मुझे एक खूबसूरत मौका दिया है जो आज मेरे सामने खड़ा है। एक समझदार लड़की को मेरे पास भेज दिया है और मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। इसके बाद वो शिशी को वेडिंग रिंग पहनाते हैं और सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बुलाते हैं। शिशी सभी के सामने एक अनाउंसमेंट करती है, अब से हम अपना बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैलाने जा रहे हैं। जिस पर मिस्टर नैंड बोलते हैं, आप लोगों ने सही सुना है, हमारी फैमिली इनकी फैमिली को फुल सपोर्ट कर रही है और हमने अपना आधा काम शुरू भी कर दिया है। वहाँ खड़े सभी लोग कहते हैं, क्या अब इनकी फैमिली सुमियो की फैमिली को पीछे छोड़ देगी और चाइना की सबसे बड़ी फैमिली बन जाएगी। जिस पर सुमियो उनसे पूछता है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर शिशी कहती है, क्योंकि तुमने मेरे ग्रैंडफादर को चोट पहुंचाई और मेरे मास्टर ओयू के रेपुटेशन को ख़राब किया। क्या ये काफ़ी नहीं है। जिस पर सुमियो का कहना है, क्या तुमने देखा नहीं, उस आदमी ने कितनों की ज़िंदगी ख़राब की है। और टैंग उसका चेहरा सबके सामने लाती है। जिस पर शिशी मिस्टर नैंड के पास जाकर कहती है, ये सब इतना कुछ कर रहे हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। जिस पर मिस्टर नैंड उसे चुप रहने के लिए बुलाते हैं, तुम इनको कैसे गलत बोल सकती हो, इन्होंने ही तो मेरी जान बचाई है और यही मिरेकल डॉक्टर हैं। जिस पर शिशी अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है। जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, मिस्टर नैंड सही बोल रहे हैं, यही वह मिरेकल डॉक्टर हैं और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी भी हेल्थ ठीक कर सकें। जिस पर टैंग कहती है, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, मैं विलन को ठीक नहीं करती, क्योंकि तुम अब एक बेकार बूढ़ा हो चुके हो, अब तुम्हें इस दुनिया से चले जाना चाहिए। जिसे सुनकर शिशी को गुस्सा आ जाता है और वो टैंग को बुरा भला बोलने लगती है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर बेहोश होकर गिर जाते हैं। तभी टैंग उन्हें एक टैबलेट देती है जिससे उन्हें होश आ जाता है और इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम टैंग के मॉम डैड को देखते हैं जो जाओ को 2% शेयर दे रहे थे और कहते हैं, तुम इस पर साइन करो और ये तुम्हारे हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट लेने के बाद वो उन दोनों को कहती है, क्या मैं आप लोगों को अपने हाथों से आखिरी बार ड्रिंक पिला सकती हूँ। इसके बाद वो उन दोनों को ड्रिंक दे देती है जिससे पीकर उनकी सांसें रुकने लगती हैं और वो कहती है, तुम क्या समझते थे मैं यह लेकर इस घर से निकल जाऊंगी। अब मैं तुम दोनों को इस दुनिया से भेज दूंगी। जब तक यहाँ पर टैंग नहीं थी तब तक मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके आते ही सब कुछ बिगड़ गया और वो भी तुम दोनों बुड्ढों की वजह से। लेकिन तभी वहाँ पर टैंग का भाई फू पुलिस को लेकर आ जाता है। इसके बाद टैंग और सुमियो हॉस्पिटल में आते हैं अपने मॉम डैड को देखने और उसका भाई उससे बोलता है, मुझे खुशी है तुम यहाँ पर आई, क्या अब तुम हमें अपनी फैमिली मानती हो और मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं वादा करता हूँ फ्यूचर में अगर तुम्हें कुछ भी होगा तो तुम हमारी फैमिली के पास आ सकती हो, हम तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम सुमियो के ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं जो दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश थे और साथ में डिनर कर रहे थे। उनके ग्रैंडफादर बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी दादी मेरी कभी नहीं सुनती और हमेशा अपनी मर्जी चलाती है। और इस तरह की बातें करके वापस में बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सुमियो का बटलर आता है और उसे बताता है, जो आपका वेडिंग केक आया था बच्चों ने और आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने मिलकर खा लिया और उनके पेट में दर्द हो गया है और वे सभी उन्हें देखने के लिए जल्दी से उनके रूम में आ जाते हैं जहां पर उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तभी टैंग उन्हें कुछ टैबलेट्स देती है जिन्हें वे दोनों खा लेते हैं और जल्दी से टॉयलेट की तरफ भागती हैं। इसके बाद उन्हें बहुत आराम मिलता है और वे ठीक हो जाती हैं।
इसके बाद हम सम्यो के असिस्टेंट को एक कार में देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग आकर उसे बाहर निकाल देते हैं और एक आदमी ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है। तभी टैंग आती है जो अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल जा रही थी। तभी उसे पता चलता है कि ड्राइवर एक गलत रास्ते पर जा रहा है और वह उससे पूछती है, तुम यहाँ कहाँ पर जा रहे हो? और वो बोलता है, यह रास्ता अब तुम्हारी मौत की तरफ जाता है। इसे देखकर वो डर जाती है, कार से निकलने की कोशिश करती है और थोड़ी दूर जाने के बाद वह ड्राइवर कार से निकल जाता है और टैंग को कार के अंदर अकेला छोड़ देता है। लेकिन टैंग किसी भी तरह कोशिश करके कार से निकल जाती है और एक घर के अंदर चली जाती है और अपने आप को लॉक कर लेती है। लेकिन वहाँ पर भी कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। एक हुस्न की परी हमारे पिंजरे में कैसे कैद हो गई और स्कूल के बाहर बच्चे और उसकी फैमिली टैंग का इंतज़ार कर रहे थे। मैनेजर सुमियो को कॉल करके बताता है टैंग अभी तक नहीं आई है और उसका कॉल भी नहीं लग रहा, जिस पर वह उसे ढूंढने के लिए जाता है। इसके बाद हम टैंग को देखते हैं जिसने उन गुंडों को धूल चटा दी थी और कहती है, क्या तुम मुझे कोई बच्ची समझ रहे थे जो जल्दी से तुम्हारी गोदी में आ जाती और तुमसे प्यार करती? जिस पर वो गुंडे उससे रहम की भीख मांगते हैं, हमें माफ़ कर दो, हमें कोई गलत फहमी हो गई थी। फिर वह उनसे डोर का पासवर्ड पूछती है और वे फटाफट उसे बता देते हैं और वह वहाँ से बाहर आ जाती है। इसके बाद वह सीधा शीशी और ओयू के पास जाती है और वहाँ पर सुमियो भी आ जाता है, जिसे देखकर टैंग कहती है, मुझे लगा अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद सुमियो टैंग को प्रपोज करता है और उसे रिंग पहना देता है और यह ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।